हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो एक्ट भी कहते हैं, जो 2012 का एक्ट है। हाल ही में एमपी जुडिशरी ने अपना सिलेबस अमेंड किया है और उसमें ये नया एक्ट ऐड ऑन किया है। ये डीजीएस में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर, जिसमें ये पता पड़ेगा कि ये एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर बढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स, जो पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि इट्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असल्ट, हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जितनी भी जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उन सभी के लिए पनिशमेंट को लाना। इंडियन पेनल कोड में प्रोविजंस तो हैं बट वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस को लेके नहीं है। इस एक्ट में चिल्ड्रन इंक्लूड्स बोथ गर्ल एंड बॉय, वेयर इज इन आईपीसी हम जो स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ते हैं, चाहे रेप प्रोविजंस हो चाहे सेक्सुअल असॉल्ट के, वो सब विमेन इंडिकेटेड है या विमेन माइनर्स की बात करें, गर्ल माइनर की बात कर रहे हैं वो। हमें एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी जो माइनर मेल प्लस माइनर फीमेल, गर्ल और बॉय दोनों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो इसका था वो था एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। ये जो प्रोविज़न है वो स्पेशल कोर्ट्स को बनाने की बात करता है। का मेन मोटिव यही था कि इस ऐसे प्रोविजंस, ऐसे कोर्ट हो जो सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील कर सके रिलेटिंग टू चाइल्ड, ताकि जो है उनके केसेस जल्दी डील कर सके, उनमें डिले नहीं हो, जल्दी जस्टिस दिया जा सके विक्टिम को। ऑब्जेक्टिव ये बात करता है टू इंश्योर द पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। बेसिकली इस एक्ट का मेन मोटिव था कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें चाइल्ड के वेलबींग के बारे में सोचा जाए, उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनके पैरामाउंट कंसिडरेशन को देखा जाए, उनके बेस्ट इंटरेस्ट को देखा जाए, किसी भी प्रोसीडिंग्स में उनके साथ कोई हेरसमेंट नहीं हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। ये इस एक्ट का मोटिव था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट अपहोल्ड constitutional provisions and international commitments to prevent the inducement or coercion of children into lawful sexual activities, the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices, and the exploitative use of children in pornographic performance and materials। ये जो एक्ट बेसिकली बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आप देख सकते हैं, आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्पेशल प्रोविजन चिल्ड्रंस के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस जो है 11 जो कन्वेंशन है वो 11 दिसंबर 1992 को जो था एसीडेट किया था, उसके बेसिस पे इस एक्ट को जो है लाया गया था, बेस बनाया गया था। प्लस आर्टिकल 39 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए। और उसमें एक प्रिंसिपल ये बात करता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माइनर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके वेल बींग के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है प्रोविजंस बनाने की पावर स्टेट के पास है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1992 को अडॉप्ट किया था, रेटिफाई किया गया था 11 दिसंबर 1992 को। तब ये कन्वेंशन बच्चों के राइट्स के बारे में बात करता है। इस कन्वेंशन से हमें 3 बातें जो थी मेन वो याद रखनी चाहिए। पहली बात ये थी, ये कन्वेंशन ये कहता था कि ऐसे बच्चे जिन्हें अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज किया जा रहा है, इंडिगोसमेंट के थ्रू, कोर्जन के थ्रू, डरा धमका के, किसी भी फॉर्म में, उसको रोकना था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो बच्चे हैं जिनका प्रोस्टिट्यूशन या अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस सबसे बड़ी चीज़ को जो था रोकने का मेन मेजर इस कन्वेंशन का था। लास्टली जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि जो चिल्ड्रंस है जिनका पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस या मटेरियल्स में यूज़ किया जा रहा था, जिन बच्चों को ऐसे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था, उनको रोकना सबसे बड़ा इस कन्वेंशन का मेन कंसर्न था। तो इस कन्वेंशन को और इंडियन प्रोविजंस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39 को मिला के जो था इस एक्ट को बनाया गया। इस एक्ट के ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के बारे में पहले कुछ फीचर्स जान लेते हैं।
इस एक्ट का पहला फीचर है that this act is a gender neutral, both boys and girls fall within the purview of the act. ये स्पेसिफिकली गर्ल माइनर चाइल्ड के लिए नहीं है, इसमें माइनर बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं. इनकी डेफिनेशन क्या होगी हम वो डेफिनेशन क्लॉज में आगे पढ़ेंगे. सेकेंडली, द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस इज ब्रॉड एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेप ओनली. सेक्शुअल ऑफेंसेस कई तरह के हो सकते हैं. असॉल्ट भी हो सकता है, हेरसमेंट भी हो सकता है. रेप इज़ नॉट अ सिंगल सेक्शुअल ऑफेंस. तो ये जो एक्ट है, जो डेफिनेशन इस एक्ट में दी गई है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी. हम आगे चल के पढ़ेंगे. इसमें रेप के अलावा भी कई सेक्शुअल ऑफेंसेस जो हैं इंक्लूड किए गए हैं. Thirdly, this act ensures effective access to justice. It provides for special procedures for reporting cases, a special procedure for recording a statement of child victim, and a special courts for trial of such offences. ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है कि इफेक्टिव जस्टिस हो. कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है बच्चे के साथ, उस विक्टिम को, उस माइनर चाइल्ड को जो है इफ़ेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, उसे तुरंत राहत दी जाए. उसके लिए उस प्रोसीजर क्या होगी, उसको बच्चे का रिकॉर्ड कैसे करेंगे, स्टेटमेंट, ट्रायल कैसे चलेगा, इसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बना दी है ताकि बच्चे को रेगुलर कोर्ट की प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़े. Lastly, the burden of proof regarding the sexual offense has been shifted onto the accused for serious offenses. Normally, criminal trial में जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है किसी ऑफेंस को प्रूव करने का, वो प्रोसिक्यूशन में रहता है. बट इस एक्ट के अंदर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एक्यूज्ड पे ट्रांसफ़र है. यहाँ पे एक्यूज्ड को ये बताना पड़ेगा कि मैंने वो ऑफेंस नहीं किया है. पूरा बर्डन जो है वो एक्यूज्ड का. यहाँ प्रिजम्पशन मान लिया जाएगा कि यदि उस बच्चे के साथ एक्ट हुआ है और कोई एक्यूज्ड है, कोई पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये उसने किया है अनटिल अनलेस जो एक्यूज्ड है वो इसको रिबर्ट नहीं करते. आगे बढ़ते हैं हम. आगे हम पढ़ेंगे ऐसा पॉस्को एक्ट का जेनेसिस, मतलब इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या शेड्यूल है और हमें कितना पढ़ना है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इस एक्ट में हमें टोटल 9 चैप्टर्स मिलेंगे और टोटल हमारे पास 46 सेक्शंस है और एक शेड्यूल है. जो शेड्यूल है उसमें अराउंड 17 ऐसे आर्म्ड फोर्सेस की लिस्ट दी है कि कौन सी आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूड की जाएंगी और कौन सी एक्सक्लूड की जाएंगी. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, जिसमें 2 सेक्शंस है कि उसका इफेक्टिव डेट क्या है, एप्लीकेशन क्या है. सेकेंड जो सेक्शन है वो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है. चैप्टर 2 जो है वो सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन कौन कौन से होंगे, कौन कौन से कैटेगरी के होंगे, वो बात करेगा. चैप्टर 3 बात करता है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयर ऑफ. पोर्नोग्राफिक पर्पस की कैटेगरी क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी और उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये हम सेक्शन 13 टू सेक्शन 15 पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लॉज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस. अबेटमेंट क्या होता है प्लस उसका अटेम्प्ट किसी ऑफेंस को इस एक्ट के करने में क्या पनिशमेंट होगी, हम सेक्शन 16 से सेक्शन 18 पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 5 है वो सेक्शन 19 से 23 डील करता है, जो प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग ऑफ केसेस की बात करता है. मतलब यदि किसी चाइल्ड के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट कैसे की जाएगी, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ केस फाइल किया जाएगा, कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कहाँ पुलिस रिपोर्ट लिखाई जाएगी, ये चैप्टर इस चीज़ से डील करता है. नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो 6 है वो बात करता है प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो सेक्शन 24 से 27 की ओर डील करता है. यहाँ पे बात करते हैं कि एक बार जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद इस चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई उस चीज़ को वायलेट करता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट है क्या, ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 जो स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, जो हम सेक्शन 28 टू 32 पढ़ेंगे. तो स्पेशल कोर्ट्स क्या होती है, उनकी पावर्स क्या है, उनके पास प्रोसीजर क्या है, ये हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8 जो बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो सेक्शन 33 टू 38 डील करते हैं. यहाँ पढ़ेंगे कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, पावर क्या होगी स्पेशल कोर्ट्स की, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी. एंड लास्टली हमारा चैप्टर है मिसलेनियस, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास यदि कोई पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर है या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सेक्शन 39 टू 46 हम डील करेंगे. और लास्ट जो है वो शेड्यूल है. ये था हमारा जेनेसिस. अब हम स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट से. सबसे पहले आता है सेक्शन 1. सेक्शन 1 बात करता है टाइटल, एप्लीकेशन एंड इफेक्टिव. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट
12। इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो 32 है। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, बट राजस्थान में एक बार ये पूछ चुके हैं। इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो है 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर हमारा चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, इसीलिए इस डे को इफेक्टिव डेट रखा गया था। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। प्रायर टू 2019 जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, बट आफ्टर 2019 ऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब ये पूरे इंडिया में जो है एप्लीकेबल होता है। इसकी डेट याद रखना बहुत आसान है, 14 नवंबर 2012 को आया, क्योंकि इसी दिन जो है हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। मूविंग फर्दर सेकेंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो डेफिनेशन क्लॉज है। ये एज यूजुअल डेफिनेशन क्लॉज हर एक्ट का जो है बेसिस रहता है। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की, जो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इस क्लॉजेस में जो ज़्यादातर टर्म्स यूज किए गए हैं, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू एंड इन सेक्शन 5। जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे तब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकेंड जो क्लॉज है सेक्शन 2 का क्लॉज बी, वो बात करता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात। एज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इन सेक्शन 9, जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे तब हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन हम अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जब आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो वो एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होगा, और उस टाइम सेक्शन को एक्सप्लेन करना डेफिनेशन पनिशमेंट लॉज के साथ ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज। It means an armed forces of the union or security forces or police forces as specified in the schedule. सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ मतलब है ऐसी आर्म्ड फोर्सेस जो यूनियन की भी हो सकती हैं, या पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस भी हो सकती है, जो शेड्यूल में डिफाइन है। तो हम शेड्यूल की तरफ एक बार आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शेड्यूल, यहाँ पे अराउंड 17 क्लॉजेस दिए गए हैं ए टू आर, जो बात करते हैं कि कौन कौन सी आर्म्ड फोर्सेस की लिस्ट होगी। जैसे एयरफोर्स एक्ट है, आर्मी एक्ट के अंदर जो डिफाइन की हुई फोर्सेस हैं वो इंक्लूड होंगी। असम राइफल्स एक्ट के अंडर में जो होंगी, द बॉम्बे होम गार्ड एक्ट में जो भी होंगे फोर्सेस होंगी, ये सब इंक्लूडेड है। ऐसे हमारे पास अराउंड 70 लिस्ट ऑफ फोर्सेज है जो सेक्शन 2C के साथ पढ़ने में हमें पता पड़ता है कि आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बताती है कि चाइल्ड मतलब क्या होता है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यहाँ पे चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, ऐसा कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स से बिलो है। तो 18 ईयर्स के अंडर में गर्ल भी आ सकते हैं एंड बॉयज़ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। shall have the same meaning as assigned to in clause F of section 2 of protection of women from domestic violence act 2005। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो सेक्शन 2F में जो डिफाइन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, उसकी सेम डेफिनेशन जो सेम मीनिंग है हम यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, साइड में हमें पता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स who lived or live together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा? दो पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप जो साथ में रह रहे या रह चुके हैं, एक हाउस होल्ड में शेयर करते हैं, एक सेम हाउस होल्ड में रहते, वेदर या तो वो रिलेटेड हो थ्रू मैरिज कंसिग्यूरिटी, या उनके बीच में जो रिलेशनशिप हो वो मैरिज के टीचर के फॉर्म में हो, या एडॉप्शन के फॉर्म में जो है वो साथ में उस घर में रह रहे हैं एज अ फैमिली मेम्बर टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। तो एक घर में 4 लोग भी हो सकते हैं, एक घर में 10-12 लोग भी हो सकते हैं, जो आपस में जो है रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं 3 तरीक़ों से, आइदर कॉन्सिग्यूनिटी, मैरिज, अथवा रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन भी हो सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट।
ये भी सेक्शन 3 में जैसा डिफाइन किया गया है हम उसको एज इट इज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2020 रूल्स लाए थे। तो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड मीन्स हो रहा है वो जो रूल्स मेड है वो इस रूल्स के जो भी दिए गए हैं वो रूल्स माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। Religious institutions shall have the same meaning as assigned it to the Religious Institutions Prevention of Misuse Act 1988। तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट में जो डिफाइन किया गया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उसको एज इट इज जो है हम मानेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जो सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन किया गया है उसको हम एज इट इज मानेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 11। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो सेक्शन 11 में डिफाइन है हम उसको एज इट इज मानेंगे। यहाँ पे डेफिनेशंस डिफाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ ये बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो लिखा गया है वही हम डेफिनेशन क्लॉज के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है शेयर्ड हाउस होल्ड। इट मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ चाइल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब ऐसा हाउस होल्ड, ऐसा घर जहाँ पे पर्सन जो किसी ऑफेंस से चार्ज किया गया है उस बच्चे के साथ किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा, उस घर में रहता है या एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रह चुका है। तो यहाँ पे उस पर्सन की बात हो रही है जिस पे एक्यूजेशन लगा है। द पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस लिव्स। जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो रह रहा है। नेक्स्ट है हमारी स्पेशल कोड। इट मीन्स अ कोड डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 28 में जो स्पेशल कोड का बताया गया है मतलब वो यहाँ पे यूज हो रहा है। हमारी जो लास्ट डेफिनेशन है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इट मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32 में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहेंगे। क्लॉज 2 है सेक्शन 2 का, वो ये बात करता है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरइन and not defined but defined in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Juvenile Justice Herein Protection of Children Act, and the Information Technology Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said codes or the acts। जो words और expressions यहाँ पे define नहीं है इस act में वो और ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या आईटी एक्ट में डिफाइन किए गए उनको सेम लिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस पूरे सेक्शंस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो 2A है। 2A, 2B, C तो नहीं पूछेंगे। 2D सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। 2E, 2F, उसके बाद 2I, 2J एंड 2K। ये अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अब हम एक जनरल क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्ट में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से ऑफेंसेस पढ़ना है ये देख लेते हैं। देयर आर 3 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर पॉक्सो। पहला है असॉल्ट, दूसरा है सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड लास्टली यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी। यहाँ पे टेबल दिख रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमें सेक्शुअल ऑफेंसेस पढ़ने वो 3 कैटेगरी में डिफाइन है। सबसे पहला असॉल्ट। तो असॉल्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू someone to fear physical harm or actually causing physical harm to them. It involves actions that make a person feel threatened or unsafe. Assault means ऐसा intentionally causing someone, किसी ऐसे person को, कोई भी person हो सकता है जिसको इंटेंशनली हार्म कॉज करना, फिजिकल हार्म कॉज करना या उसे डर बैठाना कि हम उसके साथ कुछ करने वाले हैं। सेकेंडली जो है सेक्शुअल हेरेसमेंट, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 to 12 में। सेक्शुअल हेरेसमेंट क्या होता है? सेक्शुअल हेरेसमेंट इज अनवांटेड एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ सेक्शुअल नेचर। It can include unwelcome advances, comments, or requests for sexual favors that create an
uncomfortable or hostile environment or the person experiencing it. सेक्शुअल हरेसमेंट का मतलब होता है एक ऐसा अनवांटेड जो हम नहीं चाहते या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सेक्शुअल नेचर का हो. लास्टली जो है यूज अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी. पोर्नोग्राफी का मतलब होता है इट इज़ द एक्सप्लिसिट डिपिक्शन ऑफ सेक्शुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोज और रिटन कंटेंट इंटेंट to sexually arouse or satisfy the viewer. It can include a wide range of media with explicit sexual content. मतलब हमारे किसी भी पर्सन की सेक्सुअल कंटेंट को दिखाना किसी मीडिया के थ्रू, किसी इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, ऐसे एक्ट को दिखाना, किसी सेक्सुअल सब्जेक्ट मैटर को डिपिक्ट करना एक्सप्लिसिटली किसी भी फॉर्म में, उसको हम पोर्नोग्राफी कहते हैं. यहाँ पे जो है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 टू सेक्शन 50. जो असॉल्ट है वो हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं और हम 4 तरह के पढ़ने वाले हैं. पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो हम सेक्शन 3 टू 4 पढ़ेंगे. सेकेंड जो है वो है कैटेगरी है वो है सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की. यहाँ एग्रेवेटेड फॉर्म में जो है वो पढ़ेंगे जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 डील करता है. सेक्शन 5 में डेफिनेशन एंड सेक्शन 6 में उसकी पनिशमेंट है. नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है सेक्शुअल असॉल्ट जो हम सेक्शन 7 टू सेक्शन 8 में पढ़ेंगे. एंड लास्टली है एग्रेवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट. ये एग्रेवेटेड फॉर्म है सेक्शुअल असॉल्ट का जो हम सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम 3 तरह के जो सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं वो इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है और उनकी पनिशमेंट क्या है हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं असॉल्ट के बारे में जो हमें चैप्टर 3 में मिलता है. तो हमारा चैप्टर 3 जो है उसका सेक्शन 3 बताता है, डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ पेनिट्रेटिव refers to something that has the ability to pierce, enter or go inside. In simple terms हम ये कह सकते हैं पेनिट्रेटिव का मतलब होता है कि वो ऐसी चीज़ जो अंदर जा सके, एंटर हो सके. और यदि हम लॉ टर्म्स में बात कर रहे हैं तो पेनिट्रेटिव refers to acts involving the penetration of the body typically in a sexual manner. सेक्शुअल मैनर से बॉडी में पेनिट्रेशन, घुसना, एंटर करना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिव. तो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कब कहलाया जाएगा? इफ he penetrate his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes a child to do so or with him or any other person. यदि एक पर्सन जो है यदि वो किसी दूसरे पर्सन वो पर्सन या कोई और भी पर्सन जो है आइदर इट मे बी अ फीमेल और अ मेल किसी चाइल्ड में जो है पेनिस एंटर कर रही है उस चाइल्ड के वजाइना, माउथ या यूरेथ्रा या एनस के या उसे किसी और से करने के लिए कह रही है तो यहाँ पे वो कैटेगरी जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कहलाएगी. दूसरा, ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी not being the penis into the vagina, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person. यदि वो उस बच्चे को उससे के साथ एक्यूज के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ जो है करने के लिए कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट्स कर रहा है जो पेनिस नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई और बॉडी का पार्ट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कराएगा. अदर जो कैटेगरी वो है इफ़ ही मैनिपुलेट्स he or she may manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the child or makes the child to do so with him or any other person. यदि वो मैनिपुलेट कर रहा है किसी बॉडी के पार्ट, किसी चाइल्ड की बॉडी के पार्ट का जिससे पेनिट्रेशन कॉज हो सके उस बच्चे के वजाइना, यूरेथ्रा, एनस या किसी भी पार्ट में जो है पेनिट्रेशन कॉज हो सके और उसके लिए वो किसी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है या किसी और पर्सन के साथ करने के लिए कह रहा है या खुद के साथ करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे. लास्टली जो है इफ़ ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन. यदि उस बच्चे को उसके साथ ही किसी और पर्सन के साथ जो है उसकी बॉडी में माउथ अप्लाई कर रहा है पर्टिकुलर इन पार्ट्स में, तो ऐसे केसेस में जो है उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा. इसकी डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 4 इसकी डेफिनेशन बात करता है. यदि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है तो उसे 10 साल की कम से कम पनिशमेंट होगी जो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, या तो रिग्रेस फॉर्म में या फिर सिंपल फॉर्म में. फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. जिसकी जो विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ. इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो यहाँ पे है क्या बोलते हैं, मिनिमम इसमें 10 years की पनिशमेंट होगी
जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ही मैक्सिमम हो सकती है, प्लस यहाँ पे वो पर्सन जो है फाइन के लिए भी लायबल होगा। क्लॉज 2 ये बात करता है, whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punishment with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment of life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life and shall also be liable to fine। ये क्लॉज ये बात करता है कि ऐसा कोई पर्सन जो है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और ऐसे चाइल्ड के साथ जो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स है, 16 ईयर्स के कम वाले चाइल्ड के साथ यदि कर रहा है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? कम से कम 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स की मिलेगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिलेगी, मैक्सिमम इसमें 20 ईयर्स है, मिनिमम इसमें 20 ईयर्स है, मतलब 20 ईयर्स से उसे कम नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम जो है उसे वो LI मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिलेगी। और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, मतलब वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक उसकी नेचुरल लाइफ नहीं खत्म हो जाती है तब तक वो जो है उसकी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ चलेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट till remainder of a person life when a person is given punishment of imprisonment for life, usually after 14 years in prison the government may release the convict saying he has completed his term of punishment। जब ऐसे पर्सन है जिसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ का जो पनिशमेंट दी जाती है तो इन जनरल फॉर्म में जो गवर्नमेंट रहती है वो चाहे तो आफ्टर 14 ईयर्स यदि वो पर्सन निकाल लेता है प्रिजन में तो उसे रिलीज़ कर सकती है। बट यहाँ पे जब टर्म हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर ऑफ अ पर्सनस लाइफ, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसे 14 साल के बाद उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है उसे जब तक वो खुद से नेचुरली डाई नहीं हो जाएगा, खुद से नेचुरली नहीं मर जाएगा, तब तक वो जो है इम्प्रिजनमेंट में प्रिजन में ही रहेगा। लास्ट जो क्लॉज है वो है द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। यहाँ पे जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए, और वो जो फाइन है वो गवर्नमेंट खुद न रख के जो है विक्टिम को देगी, किस लिए? उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, दूसरा उसके रिहेबिलिटेशन में मदद करने के लिए। ये था हमारा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, जो हमारा अगला सेक्शन है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म की बात करता है। यहाँ पे एग्रेवेटेड किसे कहा जाएगा? एग्रेवेटेड मतलब बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस के टर्म में यूज़ किया गया है ये वर्ड। यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज दी गई है, वो ये बताती है कि यदि उन लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में जो पर्सन्स हैं वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से लोग होंगे जो इस लिस्ट में आएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बात करता है वो बात करता है whoever being a पुलिस ऑफिसर। ऐसा पुलिस ऑफिसर यदि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड पे कमिट करता है, पर उसमें भी कंडीशन है कि पुलिस ऑफिसर कुछ जगहों पे करता है तभी वो इस कैटेगरी में आएगा। पहला, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट विच ही इज़ अपॉइंटेड। ऐसे पुलिस स्टेशन या प्रीमाइसेस में जहाँ उसका अपॉइंटमेंट है, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, यदि उसके लिमिट्स में करता है। सेकेंडली, इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड। पुलिस ऑफिसर किसी भी स्टेशन हाउस के प्रीमाइसेस में करता है, वेदर उसके जुरिडिक्शन में है या नहीं, या उसका वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है या नहीं। तीसरा, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, जो उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी की जो कोर्स है या अदरवाइज जो है। लास्टली, वेयर ही इज़ नोन हैज़ और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे जहाँ पे उसको एज अ पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफाई किया जा सके। ऐसी जगहों पे यदि ऐसा इन कंडीशंस में यदि कोई पुलिस ऑफिसर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है whoever being a member of the armed forces or security forces commits penetrative sexual assault on a child। यदि कोई आर्म्ड फोर्सेज है या सिक्योरिटी फोर्सेज है जिनकी लिस्ट शेड्यूल में दी गई है, वो कमिट्स करते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज डिप्लॉयड, जहाँ उसकी पोस्टिंग है उसकी लिमिट्स में, उस एरिया के लिमिट्स में, इन एनी एरियाज अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेज और आर्म्ड फोर्सेज। ऐसी फोर्सेज और आर्म्ड फोर्सेज जो ऐसे एरियाज जो उनकी कमांड के अंडर में आते हैं। थर्डली, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, यदि वो ड्यूरिंग उनकी ड्यूटी के टाइम पे करते हैं। वैन द साइड पर्सन इज नोन और आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्सेस, वो पर्सन एज अ सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के तौर पे पहचाना जाए। ऐसे सिचुएशन में यदि वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो जो उनको पनिशमेंट मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child। जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो बात करती है
पब्लिक सर्वेंट की। पहले कैटेगरी बात करती है पुलिस ऑफिसर की, दूसरी कैटेगरी हमारी बात करती है जो आर्म्ड फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके मेंबर्स हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारी है पब्लिक सर्वेंट की। आगे बढ़ते हैं। Whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force, commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, ऑब्जर्वेशन होम और अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी और केयर एंड प्रोटेक्शन। जो हमारी फोर्थ कैटेगरी वो बात करती है कि जो स्टाफ ऑफ जेल है या मैनेजमेंट है उसका, या रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का, या ऐसी कोई प्लेस का जो केयर और प्रोटेक्शन की कस्टडी की बात करते हैं जो किसी लॉ के अंडर में स्टैब्लिश की गई है और करेंटली टाइमिंग इन फोर्स है, ऐसे पर्सन में करता है, या बीइंग एन इनमेट ऑफ सच चाइल्ड। जो पर्सन कमिट करते हैं वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कैटेगरी में आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो बात करती है वो एवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन दैट हॉस्पिटल। ऐसा कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका कोई स्टाफ या मैनेजमेंट ऐसा कमिट करता है उस हॉस्पिटल के अंदर में। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है हु एवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो भी है उसका कोई मैनेजमेंट है या स्टाफ है, वो यदि ऐसा ऑफेंस करता है तो इस कैटेगरी में आएगा। जो हमारी नेक्स्ट सेवन्थ कैटेगरी है वो कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पे गैंग मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग, मैंने जब एक से ज़्यादा लोग करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो ये बात करता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन्स ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पे जो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं कमिट चाइल्ड पे वो एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए ऑफ अ ग्रुप इन अ फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे ज़रूरी है कि उनका कॉमन इंटेंशन हो। ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज एंड ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर दैट इन द सेम मैनर as if it were done by him alone। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया होगा जब एक बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा इन फर्दरेंस, उनका कॉमन इंटेंशन था ऐसा करने के लिए। उस ग्रुप का जो हर एक पर्सन रहेगा ऐसा ही माना जाएगा कि उन्होंने जो था इस क्लॉज के अंदर में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है चाइल्ड पे, और ऐसा हर पर्सन जो है वो ऐसे ही लायबल होगा जैसे उसने वो एक्ट अकेले किया है। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो बात करती है वो एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड यूजिंग डेडली वेपन्स, फायर, हीटेड सब्सटेंट और कोरोसिव सब्सटेंसेस। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि कोई पर्सन जो है वेपन्स का यूज़ करता है, डेडली वेपन्स का यूज़ करता है, फायर का यूज़ करता है, या कोई हीटेड सब्सटेंस है या कोरोसिव सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करता है किसी चाइल्ड पे, तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो ये बात करता है whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury to the sexual organs of the child। यहाँ पे कोई यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है और उस एक्ट की वजह से उस चाइल्ड जो है उस पर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, या उसे कोई बॉडली हार्म पहुँचा रहा है, या कोई इंजरी पहुँचा रहा है, या उसके कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजरी पहुँचा रहा है, तो यहाँ पे जो है उसे एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विच। यहाँ पे चार चीज़ें बताई गई हैं कि किस केसेस में माना जाएगा। पहला, physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause B of section 2 of the Mental Act Health, or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks permanently or temporarily। यहाँ पे यदि किसी पर्सन को फिजिकली इनकैपेसिएट कर रहा है या ऐसे चाइल्ड को उस एक्ट की वजह से मेंटली इल कॉज होती है या इम्पेयरमेंट होता है, कुछ नुकसान होता है उससे, जिसकी वजह से जो वो है अपने रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा है, या तो परमानेंटली या टेम्पररी, यहाँ पे दोनों टर्म्स यूज़ किए, तो ऐसे केसेस में जो है वो एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। दूसरा, इन द केस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट। उस सेक्शुअल असॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में यदि फीमेल चाइल्ड जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट का। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी वो बात करती है
इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV बोलते हैं, और या कोई अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, जिस वजह से या तो टेम्परेली या परमानेंटली जो है उस चाइल्ड को जो है इम्पेयर कर दिया जाता है, कि वो उस वजह से जो है वो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है या मेंटली इल होता है, उस जिसकी वजह से वो अपने रेगुलर टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में भी एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाएगा। लास्टली है कॉजेज द डेथ ऑफ द चाइल्ड। उस सेक्शुअल असॉल्ट की वजह से यदि किसी चाइल्ड की डेथ हो जाए तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है whoever taking advantage of a child's mental or physical disability commits penetrative sexual assault on the child। यदि किसी चाइल्ड की मेंटली या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उस पर जो है सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly। जब वो उस बच्चे पे एक या एक से ज़्यादा बार करेगा तो वो नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाया जाएगा, वो एग्रेवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years। यदि वो 12 साल के कम बच्चे पे यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो उसे एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो बताती है whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or a guardianship or in a foster care or having a domestic relationship with a parent of the child or who is living in the same or shared household with the child commits penetrative sexual assault on the child। ऐसे कोई रिलेटिव है चाइल्ड का, चाहे वो उससे ब्लड से कनेक्टेड हो, सगा हो, एडॉप्शंस के थ्रू वो उनके बीच में कोई कनेक्शन है, या मैरिज या गार्जियनशिप में दिया गया, या किसी फॉस्टर केयर में है, या उस पर्सन की डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, उस जो बच्चे हैं उसके पेरेंट के साथ वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, या वो एक ही घर में रह रहे हैं, या जो उनका हाउस होल्ड है वो शेयर कर रहे हैं उस बच्चे के साथ में, यदि उस पर कोई सेक्शुअल असॉल्ट करते हैं तो वो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद जो कैटेगरी आती है whoever being in the ownership or management or a staff of any institution provides service to the child commits penetrative sexual assault on the child। यदि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे केसेस में ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, या उनका जो स्टाफ है, उस इंस्टीट्यूशन का जो स्टाफ, यदि वो किसी बच्चे पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else। यदि किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी दी गई है उस चाइल्ड से रिलेटेड, या उन्हें ट्रस्ट की पोजीशन में डाला गया, जैसे टीचर हो सकते हैं, वो स्कूल में है तो टीचर हो सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनके साथ जो नैनीज रहती हैं वो हो सकती हैं, तो या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी घर में या चाइल्ड कहीं पे भी वो किसी पर्सन की अथॉरिटी में है या ट्रस्ट में दिए गए हैं, तो ऐसे केसेस में यदि वो उस बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी है वो है whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant। यदि कोई पर्सन ऐसे बच्चे के साथ, ऐसी फीमेल चाइल्ड के साथ कर रहा है जो उसे पता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, फिर भी उस पर कमिट कर रहा है ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाएगा। जो कैटेगरी आती है वो है whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child। पहले तो वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उस बच्चे पे और उसके करने के बाद उसे मारने की भी कोशिश कर रहा है। अटेम्प्ट्स टू मर्डर, यहाँ मर्डर नहीं किया, यहाँ पे आ रहा है इस कैटेगरी में अटेम्प्ट्स टू मर्डर द चाइल्ड। एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी वो है whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of a communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations। यदि during in the course of communal या sectarian violence हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, या नेचुरल कोई कैलामिटी आई है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जो मिलती जुलती है, सिमिलर सिचुएशंस हैं, और ऐसे टाइम का ऐसे कैलामिटी का फ़ायदा उठा के यदि वो किसी बच्चे पे जो है सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाएगा। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted
of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law further timing in force. ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी जो है कन्विक्टेड है, यहाँ पे एक्यूज नहीं यानी कन्विक्ट है, मतलब पहले उसने सेक्शुअल ऑफेंस कोई किया है जो इस एक्ट में आता है, या कोई भी एक्ट, नॉट सेक्शुअल ऑफेंस, सेक्शुअल असोल्ट, कमिटेड एनी ऑफेंस, यहाँ पे टर्म है एनी ऑफेंस इस एक्ट के अंडर में किया है या दूसरे एक्ट के अंडर में कोई सेक्शुअल ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है और उसे उसकी सज़ा मिल चुकी और वो वापस से वही रिपीट कर रहा है, ऐसे केसेस में भी वो एग्रीवेटेड फॉर्म में इंक्लूड होगा। जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public is said to commit aggravated penetrative sexual assault। ऐसा कोई बंदा है जो किसी बच्चे को स्ट्रिप्ड या परेड पब्लिक में जो है बिना कपड़ों की नेकेड फॉर्म में जो है चलवाता है, परेड करवाता है या स्ट्रिप करता है, तो ऐसे फॉर्म को भी जो है एग्रीवेटेड फॉर्म कहा जाएगा। तो ये जो हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी ये सारी यदि ऐसे लोग करते हैं इन सिचुएशंस में इस सेक्शन के अंडर में, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएंगे। इसकी पनिशमेंट क्या होगी? Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for a life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life, and shall also be liable to fine। यहाँ पे है कि यदि कोई एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट करता है तो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। सिंपल नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी कितने टर्म के लिए? मिनिमम 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स के लिए, जो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ के लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और इसका मतलब होगा जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है, मतलब जब तक उसकी नेचुरली इम्प्रिजनमेंट में क्या बोलते हैं डेथ नहीं हो जाती तब तक उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी, उसे इम्प्रिजनमेंट उसकी कंटिन्यूटी में रहेगी। प्लस एंड मतलब यहाँ पे प्लस है, एंड शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन। और ऐसा जो फाइन होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, और विक्टिम को पे किया जाएगा कि उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस उस फाइन से निकल सके, प्लस उसके रिहेबिलिटेशन में काम आ सके। इसके बाद हम एक नई कैटेगरी शुरू करेंगे जो है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर ऑफ। तो ये जो नया है वो हम आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव and enlightening, don't forget to hit that like button. Please share this button, and of course for more engaging legal content make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.